नमस्कार दोस्तों, सक्सेस सर में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग अगली आज हमारा जो है टेस्ट सीरीज का की तीसरी श्रृंखला है। और आज हम लोग जो है हिंदी के 20 क्वेश्चंस को लेंगे और उन्हें सॉल्व करेंगे। और आप लोग भी गेस करिएगा और किसके कितने क्वेश्चन सही होते हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। तो चलिए ठीक है, टेस्ट हम लोग शुरू करते हैं। तो हम लोग सबसे पहले अपना पहला क्वेश्चन लेंगे। तो पहला क्वेश्चन है आपका कि 41, चूँकि अभी हमारे 40 क्वेश्चन हो गए हैं तो ये तीसरी श्रृंखला है, 20-20 की श्रृंखला चल रही है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो टेस्ट 1 और टेस्ट 2 का जो है लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग वहाँ जाके सॉल्व कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 41 है कि अनुरक्त का विलोम शब्द है। पहला है आरक्त, दूसरा है विरक्त, तीसरा है निरक्त और चौथा है आपका आसक्त। तो आप लोग गेस करिए कि कौन सा होगा। तो अनुरक्त का जो विलोम है वो विरक्त होगा, ठीक है। क्या होगा? अनुरक्त का विरक्त होगा। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, अर्थात 42 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस समूह में सभी शब्द तत्सम हैं। तो सबसे पहला कह रहा है शर्करा, पवन, ज्येष्ठ, अग्नि। दूसरा कह रहा है काष्ठ, घृत, घोड़ा, कारीगर। तीसरा कह रहा है ओष्ठ, किताब, नानी, चाकू। चौथा कह रहा है निष्ठुर, चम्मच, हाथी और कार। तो आप लोग गेस करिए। देखिए, पहले हम लोग जानेंगे कि तत्सम क्या है। तत्सम जो है वो होता है तत् धन सम। तत् मीन्स उसके, प्लस सम मीन्स समान, अर्थात उसके समान। अर्थात संस्कृत के जो समान शब्द होते हैं, अर्थात संस्कृत में और हिंदी में जो वैसे के वैसे बिना बदलाव के प्रयोग किए जाते हैं वो क्या होते हैं? आपके तत्सम होते हैं, ठीक है। तो इसमें जो है आपका, अगर हम लोग ऑप्शन देखते हैं तो इसमें पहला जो है शर्करा, पवन, ज्येष्ठ और अग्नि, ये जो है ये संस्कृत में भी हम इनका इसी रूप में प्रयोग कर सकते हैं और हिंदी में भी इसका इसी रूप में प्रयोग कर सकते हैं। तो जो ऑप्शन नंबर आपका पहला है वो आपका सही होगा और ये सारे क्या होंगे? तत्सम होंगे, ठीक है। दूसरा है काष्ठ है, काष्ठ मीन्स लकड़ी होता है, ये तो तत्सम है। घृत, घी, लेकिन घोड़ा जो है वो क्या है? संस्कृत में प्रयोग नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि घोड़ा का क्या होता है संस्कृत में? अश्व होता है। तो ये दूसरा आपका गलत हो गया है। ऐसे तीसरा जो है आपका चाकू, हिंदी है, ठीक है, संस्कृत में नहीं होगा, गलत होगा। डी जो है निष्ठुर है, ठीक है। चम्मच, हाथी, कार, कार चूंकि ये हिंदी में यूज होगा, संस्कृत में नहीं होगा, तो क्या होगा? ये आपका गलत होगा। तो 42 का कौन सा सही है? आपका पहला सही होगा, ठीक है। अब हम लोग लेते हैं क्वेश्चन नंबर 43। अच्छा, 42 दो टू टाइम हो गया है। हाँ, 43 क्या है कि किस शब्द में कु उपसर्ग नहीं है। पहला है कुरूप, दूसरा है आपका कुशल, तीसरा है आपका कुकर्म, चौथा है कुचाल। तो सबसे पहले चलिए आप लोग गेस करिए। ठीक है, आप लोगों ने गेस कर लिया होगा। देखिए, उपसर्ग क्या है? उप मीन्स आगे, सर्ग मीन्स जुड़कर, अर्थात जो आगे जुड़कर किसी शब्द को नए अर्थ में बदलता है वो आपका क्या होता है? उपसर्ग होता है। प्रत्यय इसका अपोजिट होता है, वो पीछे से जुड़ता है। तो अभी देखें हम लोग, तो इसमें कौन सा आंसर सही होगा? इसमें बी होगा। क्यों? क्योंकि उपसर्ग नहीं है पूछ रहा है। तो अगर कु उपसर्ग है पहले में, प्लस रूप अर्थात सार्थिक शब्द बन रहा है, तो इसलिए उपसर्ग आपका इसमें कु है। अगर बी जो ऑप्शन है उसमें कु अगर हम अलग करते हैं, प्लस सल करेंगे, तो ये क्या है? सार्थक शब्द नहीं है, इसलिए ये क्या है? आपका उपसर्ग नहीं है। कु प्लस कर्म करेंगे तो कु निकालने के बाद में भी कर्म जो है सार्थक है, इसलिए इसमें उपसर्ग है। कु धन चाल, इसमें भी सार्थक है, इसलिए उपसर्ग नहीं है। देखिए, उपसर्ग में क्या होता है कि जब हम इसे खंड में करते हैं, अगर हम आगे वाले शब्द एक जब खंड करेंगे तो अगर उपसर्ग को हटा दिया जाए तो जो शेष शब्द बचता है वो सार्थक होना चाहिए। अगर वो सार्थक है तभी वो आपका उपसर्ग है, अन्यथा वो आपका उपसर्ग नहीं है। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर हम 44 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है, इन प्रत्यय का प्रयोग किस शब्द में हुआ है? इन प्रत्यय का, प्रत्यय क्या है अभी देखते हैं। इसमें ऑप्शन जो है, पहला है पुजारिन, बी है आपका कठिन, सी है आपका चिन्ह और डी है आपका मेन। तो प्रत्यय क्या होता है? देखिए, प्रत्यय जो है वो सदैव जो है शब्द के अंत में जुड़ता है। कहाँ जुड़ता है? शब्द के अंत में जुड़ता है, और जो शब्द का जो मूल अर्थ होता है उसमें कुछ परिवर्तन कर देता है, ठीक है। तो जैसे अगर हम लोग पुजारी, पुजारी का अगर हमें स्त्रीलिंग बनाना है तो पुजारी में इन जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे? इन। तो क्या हो जाएगा? पुजारिन। अर्थात इनका किस में प्रयोग हुआ है? पहले ऑप्शन में, अर्थात पहला आपका सही है। लेकिन सब चेक कर लेते हैं। बी में अगर हम इन निकाल देते हैं तो कठ धन इन होगा,
तो इसमें तो प्रत्यय आप कहेंगे कि इसमें इन जुड़ा है तो प्रत्यय होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि कठ जो है वो सार्थक शब्द नहीं है। अगर कठ सार्थक शब्द होता तो ये भी ऑप्शन सही होता। ठीक है, तो जब हम प्रत्यय निकालेंगे तो जो शेष शब्द बचना चाहिए वो क्या होना चाहिए? सार्थक शब्द होना चाहिए, अपने अर्थ को पूरा, शब्द को पूरा करता, अर्थ को पूरा करता हो। ठीक है, अर्थपूर्ण हो। तो इसमें 44 में जो है आपका ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। अब हम 45 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है कि जिसमें पहला पद संख्यावाचक हो और जो किसी समूह विशेष का बोध कराए उसे कहते हैं। पहला है कर्मधारय समास, दूसरा है द्वंद्व समास, तीसरा है अव्ययीभाव समास और चौथा है आपका द्विगु समास। ठीक है, तो अब जिसमें पहला पद संख्यावाचक, आप लोग गेस करिए कौन सा होगा। ठीक है, आप लोगों ने गेस कर लिया होगा, तो इसमें होगा द्विगु समास। क्यों? देखिए, ऐसे शब्द जिनमें पहला पद संख्यावाचक हो और जो किसी विशेष समूह का बोध कराएं तो उसे क्या कहते हैं? द्विगु समास। अर्थात पहला शब्द जिसका क्या हो, संख्यावाचक हो, क्या होगा आपका? द्विगु समास। द्वंद्व में है दोनों पद प्रधान होते हैं। कर्मधार में है जो के समान आता है। अव्ययी भाव में जो है पहला पद प्रधान होता है। तो लेकिन जो पहला पद संख्यावाचक है वो क्या होगा? द्विगु समास होगा। तो आपका 45 का डी सही है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 46 को ले रहे हैं। कह रहा है द्वंद्व समास है। द्वंद्व समास है, पहला लंबोदर, दूसरा अंधकूप, सी नर नारी और डी शरणागत। आप लोगों ने गेस कर लिया होगा। तो द्वंद्व समास है, पहले हम लोग जानेंगे कि द्वंद्व समास क्या है। तो देखो, द्वंद्व समास में जो क्या होता है, दोनों पद प्रधान होते हैं। दोनों पद प्रधान होते हैं। जैसे, तो इसमें सी ऑप्शन सही होगा। जैसे नर नारी हो गया आपका, आना जाना हो गया। तो इसमें क्या होता है कि दोनों पद जो होते हैं, नदी और नाले हो गए, दोनों पद प्रधान होते हैं, तो नर और नारी। तो 46 का आपका सी आंसर सही होगा। अब आपको 47 क्या कह रहा है कि नगर में रहने वाले को कहा जाता है। पहला है शहरी, दूसरा है नागर, तीसरा है नगर वधु और चौथा है नौकर। आप लोग गेस करिए। तो 47 का जो है कि नगर में रहने वाले को क्या शहरी नहीं कहा जाता है, क्या कहा जाता है? नागर कहा जाता है। जो नगर में रहता है उसे क्या कहेंगे? नागर कहते हैं। ठीक है, जो नगर में रहने वाला है उसे क्या कहते हैं? नागर कहते हैं। और शहर में रहने वाले को शहरी कहते हैं। तो जो नगर में रहेगा उसे क्या कहेंगे? नागर कहेंगे। तो आपका आंसर कौन सा है? बी है। ठीक है, नगर वधु एक शब्द आया था, तो नगर वधु किसे कहते हैं? तो वो वेश्या को कहते हैं जो नगर की वधु हो। ठीक है, अब 48 आपका है कि जातिवाचक संज्ञा नहीं है। पहला है सेसो, बी है लोहा, सी है लकड़ी, डी है पुस्तक। ठीक है, तो अब आप लोग गेस करिए। तो देखिए 48 का जो है, पहले देखेंगे जातवाचक संज्ञा क्या होता है। जिसे किसी जाति का बोध हो, किस क्या हो बोध हो? किसी जाति का। तो लकड़ी में क्या है, तमाम प्रकार की लकड़ी आ जाएंगी। जैसे शीशम की लकड़ी, बबूल की लकड़ी, नीम की लकड़ी। लोहा, कई प्रकार के लोहे आ जाएंगे। ठीक है, पुस्तक, इसमें भी कई चीज़ें आ जाएंगी। लेकिन सेसो, तो सेसो क्या होगा आपका? सेसो जो है आपका, सेसो जो है आपका क्या होगा? ये जातिवाचक नहीं होगा। जबकि जो है लकड़ी, लोहा, पुस्तक, ये सब क्या होंगे? जातिवाचक होंगे। लेकिन सेसो क्या है? सेसो आपका जो है वो जातिवाचक नहीं है। देखो, जातिवाचक संज्ञा वो होती है तो जब किसी पदार्थ, जो वस्तु के नाम जो होंगे वो सब किस में आ जाएंगे? जातवाचक में आ जाएंगे। ठीक है, फिर 49 जो है आपका क्या कह रहा है कि निम्न में से किस वाक्य में संप्रदान कारक है। पहला है मेरा घर स्टेशन से बहुत दूर है, दूसरा है राम घर पर सो रहा है, तीसरा है राजा ने निर्धनों को कंबल दिए और डी है निसार खेलता है। आप लोग गेस करिए। तो 49 का जो है वो क्या होगा? देखिए, कर्ता ने कर्म को संप्रदान के लिए, तो क्या है? संप्रदान के लिए। ठीक है, कर्ता ने कर्म को संप्रदान के लिए। ठीक है, अपादान से, तो संप्रदान के लिए मतलब में जो किसी के लिए काम कर रहा हो, को हो या के लिए हो। तो मेरा घर स्टेशन से दूर है, इसमें नहीं है। राम घर पर सो रहा है, राम घर पर सो रहा है, इसमें भी को और के लिए का प्रयोग नहीं हुआ है। राजा ने निर्धनों को कंबल दिए, किसको? राजा ने निर्धनों को कंबल दिए, तो इसमें को का प्रयोग हो गया है। तो इसलिए क्या होगा आपका? ये संप्रदान कारक होगा। ठीक है, मेरा घर स्टेशन से बहुत दूर है, जब अलग होने की बात होगी वहाँ अपादान कारक होगा। पर जहाँ पर
पर का प्रयोग होगा वो अधिकरण आपका होगा। तो इसमें 49 का जो है वो आपका सी आंसर सही होगा। ठीक है। अब 50 आपका कह रहा है कि वह स्वतः ही जान जाएगा में वह सर्वनाम है। पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, बी निजवाचक सर्वनाम, सी संबंधवाचक सर्वनाम और डी जो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है। तो अब स्वतः ही जान जाएगा, देखो आप लोग गेस करिए कौन सा सही होगा। तो इसमें बी होगा निजवाचक, वह स्वतः ही स्वयं से जान जाएगा। तो जब जब वह सर्वनाम पर क्रिया का जो है प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ेगा, एकदम मतलब में क्या डायरेक्ट प्रभाव पड़ेगा। ठीक है। और उसके साथ में अगर स्वयं या स्वतः शब्द जुड़ा होगा, स्वयं होगा या स्वतः शब्द जुड़ा होगा, तो इस प्रकार के हम सर्वनाम को क्या कहेंगे, निजवाचक, अर्थात स्वयं के लिए प्रयोग हो रहा है। तो स्वयं के लिए क्या होगा, निज के लिए प्रयोग हो रहा था, निज खुद के लिए, तो क्या होगा जाएगा वो निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। जिसे वह यह काम आप ही कर लेगा या अपने आप ही कर लेगा, तो इसमें क्या है स्वयं के लिए प्रयोग हो रहा है, तो क्या होगा निजवाचक सर्वनाम होगा। अब 51 आपका कह रहा है कि संयुक्त क्रिया का उदाहरण कौन सा वाक्य है। संयुक्त क्रिया का उदाहरण, पहला है रस्सी जल गई, बी है सीमा पढ़ रही है, सी है तुम प्रतिदिन पढ़े आया करो, डी कह रहा है बच्चा सोता है। देखो संयुक्त क्रिया आप लोग गेस करिए। देखो क्रिया, देखो जब दो से अधिक धातुओं के मिलने से बनेगी, क्या है, जब कोई भी क्रिया है जो दो या दो से अधिक धातुओं के अगर मिलने से जब बनेगी तो उसे क्या कहेंगे, संयुक्त क्रिया कहेंगे। ठीक है। और जो है संयुक्त क्रिया का जो निर्माण है अगर हम लोग देखते हैं तो अकर्मक और सकर्मक जो है वो दोनों के द्वारा हो सकता है। ठीक है। जैसे अभी मान लो हो जाए लेट जाना, गिर पड़ना, तो सबसे, और एक चीज़ और है कि संयुक्त क्रिया में जो है जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह होती है जो है कि इसमें जो है पहली क्रिया प्रधान होती है और जो दूसरी मतलब में क्रिया होती है वो विशेषता उत्पन्न करती है। ठीक है। जैसे मैं पढ़ सकता हूँ, अगर एक उदाहरण है कि मैं पढ़ सकता हूँ, तो मैं में जिसे सकना पढ़ना की क्या है, मैं जो है सकना या पढ़ना की क्या कर सकता है, सकता हूँ कि विशेषता उत्पन्न कर रहा है। ठीक है। तो इस प्रकार क्या है, ये संयुक्त क्रिया हो जाएगी। तो इसमें कौन सा होगा, तुम प्रतिदिन पढ़ने आया करो, तुम प्रतिदिन पढ़ने आया करो। देखो यहाँ पर जो है पढ़ना जो है वो प्रधान क्रिया है, जबकि आया करो क्या कह रहा है, इसकी विशेषता बता रहा है। पढ़ना जो है क्या है, इसकी प्रधान क्रिया है, पढ़ने की बात कर रहा है ना, लेकिन आया करो इसकी विशेषता बता रहा है। तो ये क्या हो जाएगा आपका संयुक्त वाक्य हो जाएगा। तुम प्रतिदिन पढ़ने आया करो क्या होगा आपका संयुक्त वाक्य होगा। तो इसमें आंसर जो है आपका सी सही है। अब 52 कह रहा है सरल या साधारण वाक्य किसे कहते हैं। ठीक है। पहला कह रहा है कि जो छोटा हो, दूसरा कह रहा है जिसका अर्थ सरल से समझ में आ जाए, सी कह रहा है जिसमें एक कर्ता और अनेक क्रियाएं हों, डी कह रहा है जिसमें एक उद्देश्य एक विधेय और एक ही क्रिया हो। ठीक है। तो 52 का आप लोग ने गेस कर लिया होगा। तो देखो जिसे सरल या साधारण वाक्य उसे कहते हैं जिसमें जो है एक ही उद्देश्य एक विधेय और एक ही क्रिया हो। तो आपका आंसर डी सही होगा। ठीक है। देखो साधारण वाक्य जो है जिसमें एक उद्देश्य हो एक विधेय हो एक ही क्रिया हो तो उसे क्या कहेंगे, साधारण वाक्य कहेंगे। अगर इसका उदाहरण देखें हम तो जैसे राम ने गाड़ी खरीदी, राम ने गाड़ी खरीदी में देखो उद्देश्य विधेय व क्रिया जो है क्या है, एक एक ही है। जिसमें जो है जिस वाक्य में उद्देश्य विधेय और क्रिया अगर केवल एक एक ही होगी तो आपका क्या होगा, साधारण या सरल वाक्य होगा। तो इसमें 52 का जो है आपका आंसर जो है वो डी सही होगा। 53 कह रहा है कि मोहन बाजार जा रहा है, इस वाक्य में उद्देश्य है। मोहन बाजार जा रहा है इस वाक्य में उद्देश्य है। पहला है मोहन, बी है खरीदारी, सी है घूमना, डी है बाजार। आप लोग गेस करिए। तो मोहन बाजार जा रहा है में मोहन कर्ता या उद्देश्य है। कौन बाजार जा रहा है, अगर आपसे सवाल किया जाए कि कौन बाजार जा रहा है तो मोहन बाजार जा रहा है। तो बाजार क्या, मोहन कौन जा रहा है, मोहन जा रहा है। तो भाई मोहन क्या है, कर्ता या उद्देश्य है। और बाजार जो क्या है आपका भाई कर्म है, कहाँ जा रहा है, बाजार जा रहा है ना तो कर्म है। और जा रहा है क्या है, आपकी क्रिया है। तो मोहन आपका उद्देश्य हो गया या कर्ता हो गया, बाजार जो है वो कर्म हो गया कि वहाँ उसे पहुँचना है या जाना है, और जा रहा है क्या हो गया, उसकी क्रिया हो गई। ठीक है। तो जो कर्ता या उद्देश्य के अगर हम उसे और बढ़ाएं या डिस्क्रिप्टिव करें या विस्तार करें, अगर विस्तार को जैसे अगर कर्ता के पहले और क्रिया या विधेय की विस्तार को क्रिया से अगर पूर्व रखा जाए, ठीक है, तो आपका उद्देश्य होगा। तो मोहन आपका उद्देश्य हो गया, बाजार आपका कर्म हो गया और जा रहा है क्रिया हो गई। तो इस वाक्य में उद्देश्य क्या होगा, मोहन होगा। तो आपका 53 का ये सही है। 54 आपका कह रहा है कि निम्न में से मिश्रित वाक्य है। पहला वर्षा हो रही है, बी मैं पढ़ता हूँ और वह खेलता है,
सी सुधीर पढ़ता है, डी मैंने सुना है कि नीना पास हो गई। तो निम्न में मिश्रित वाक्य कौन सा है? तो इसमें आप लोग बिना कुछ समझे सोचे लिख दीजिए क्या, डी। क्यों? देखो, अभी मैं जब आपको वाक्य पढ़ाऊंगा तो मैं बताऊंगा कि मिश्रित वाक्य की हम लोग पहचान कैसे करते हैं। आप चुटकी में देख के ही पहचान कर लेंगे, उसमें कुछ आपको कुछ देखना नहीं है। जो इसमें की जहाँ भी लगा होगा वहाँ पर क्या हो जाएगा वो, और जहाँ पे लगा है वो संयुक्त वाक्य हो जाएगा, और जहाँ की लगा है वो क्या हो जाएगा आपका मिश्र वाक्य हो जाएगा। सुधीर पढ़ता है, वर्षा हो रही है, ये सब साधारण वाक्य है। तो ये कैसे गेस करना है हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो जिन वाक्यों में सरल वाक्य के साथ दूसरे वाक्य भी जुड़े हों उन्हें मिश्र वाक्य कहते हैं। जैसे अगर उदाहरण हम देखें तो श्याम ने बताया कि वह निरपराध है, तो अगर जहाँ की आएगा वहाँ क्या हो जाएगा, वो आपका क्या हो जाएगा मिश्र वाक्य हो जाएगा। लेकिन अगर श्याम ने स्वयं को निरपराध बताया तो ये सरल वाक्य के रूप में होगा, तो यहाँ पर की का प्रयोग नहीं हुआ है। इसी प्रकार अगर देखा जाए कि मैंने सुना है कि नीना पास हो गई, एक मिश्र वाक्य का उदाहरण है। लेकिन मैंने सुना है नीना पास हो गई है, तो ये आपका नहीं होगा, क्योंकि मिश्र वाक्य में जो है दोनों वाक्यों का संबंध जो है एक ही कर्ता से होता है। क्या होता है कि मिश्र वाक्य में जो है दोनों वाक्यों का जो संबंध होता है एक ही कर्ता से होता है या एक ही उद्देश्य से होता है। तो इसलिए 54 का आपका डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 55 कह रहा है कि किसी के कथन को उद्धृत करते समय किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? पहला विस्मयवाचक चिन्ह, बी अवतरण या उद्धरण चिन्ह, सी प्रश्नवाचक चिन्ह और डी निर्देश चिन्ह। तो 55 में अगर हम देखें कि तो आप लोग गेस करिए। हाँ, तो इसमें होगा अवतरण या उद्धरण चिन्ह। देखिए, पहला है विस्मय चिन्ह। तो विस्मय चिन्ह जो है उन चिन्हों का प्रयोग जहाँ किया जाता है वहाँ पर किया जाता है इनका प्रयोग जहाँ पर हर्ष, घृणा, आश्चर्य, व्यंग, किसी का उपहास करना हो तो वहाँ पर विस्मयवाचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे अगर उदाहरण के तौर पर जैसे शाबाश, वाह। इसी तरह मैच जीतो, या एक कोई भी उदाहरण दे दिए कि वाह, वाह रामू सुपर टेट पास हो गया, कोई भी मतलब में आप लोग गेस कर सकते हैं, ठीक है। अब जो अवतरण जो उद्धरण चिन्ह होता है कि जब किसी भी कथन को जैसा का तैसा उद्धरण करना होता है। जैसे हम लोग क्या कहें, जब हम लोग पढ़ते हैं तो क्या लिखते हैं, जैसे राम जाता है, राम जाता, अगर हमें कई बार लिखना है और हम लिखने से बचना चाहते हैं तो किस चिन्ह का प्रयोग करेंगे? उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करेंगे, अर्थात जैसे ऊपर है वैसे ही नीचे क्या है उतार लेना है या लिख लेना है, ठीक है। तो वहाँ पर हम लोग उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। प्रश्नवाचक चिन्ह, जहाँ पर प्रश्न पूछना हो वहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे क्या आप सीटेट की परीक्षा देने के लिए तैयार हैं, क्या आपकी तैयारी पूरी हो गई है, तो जहाँ प्रश्नवाचक वाक्य, जहाँ पर प्रश्न पूछा जाएगा वहाँ पर क्या होगा प्रश्नवाचक वाक्य होगा। फिर डी आपका निर्देशक चिन्ह है। तो निर्देशक चिन्ह कहाँ होगा? अगर किसी भी विवरण को हमें प्रस्तुत करना है तो उससे पहले क्या लगाएंगे? निर्देशक चिन्ह लगाएंगे। निर्देशक चिन्ह का एक नाम और है रेखिका। निर्देशक चिन्ह को रेखिका भी कहते हैं। जैसे अगर हम कहते हैं कि शब्द के 3 प्रकार होते हैं तो उसके आगे जो हम योजक चिन्ह लगाते हैं, सॉरी मतलब में जैसे शब्द के 3 प्रकार होते हैं तो हमें क्या कर रहे हैं उसके आगे निर्देश चिन्ह लगाएंगे कि 3 होते हैं तो कौन कौन? रूढ़, यौगिक और योग रूढ़, ठीक है। तो 55 का आपका जो आंसर होगा वो बी होगा, अवतरण या उद्धरण चिन्ह, ठीक है। 56 आपका कह रहा है सही विराम चिन्हों वाला वाक्य है। पहला कह रहा है कि जो पत्र आज आया है, अर्धविराम का चिन्ह है कहाँ है। बी कह रहा है जो पत्र आज आया है, पूर्ण विराम का चिन्ह है कहाँ है। जो पत्र आज आया है, अर्धविराम कहाँ है। जो पत्र आज आया है कहाँ है, इसमें कौन सा होगा? देखो, सी और डी आपका जो है वो एकदम से नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि कहाँ है सवाल पूछ रहा है लेकिन प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं है। अब आपका ए और बी बचा। कौन सा बचा? ए और बी बचा। तो आप लोग देखिए कि जो पत्र आया है, थोड़ी देर रुकना पड़ रहा है तो वहाँ पर क्या प्रयोग होगा? अर्ध विराम का प्रयोग होगा, ना कि पूर्ण विराम का प्रयोग होगा। पूर्ण विराम का हम वहाँ प्रयोग करते हैं जहाँ बात खत्म हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर बात खत्म नहीं हुई। जो पत्र आया आज आया है कहाँ है, तो आपका आंसर नंबर ये सही होगा 56 का ये। 57 कह रहा है कि शेर को सामने देखकर डट डट डट, यह वाक्य किस मुहावरे से पूर्ण होगा? पहला कह रहा है कि मैं 7वें आसमान पर पहुंच गया। बी कह रहा है मैं आग बबूला हो उठा। सी कह रहा है मैंने आसमान सिर पर उठा लिया। डी मेरे प्राण सूख गए। गेस करिए आप लोग। देखिए, शेर को सामने देखकर, डी सही होगा, मेरे प्राण सूख गए। अर्थात मैंने जब शेर देखा तो क्या हुआ कि मेरे सांसें रुक गईं, ठीक है, और मेरे मुंह से आवाज़ भी निकलना बंद हो गई और सांसें रुक गई।
पहला है मैं 7वें आसमान पर पहुंच गया। जैसे अगर आपकी कोई बहुत तारीफ कर दे, कभी घर वाले कर देते हैं, तो आप क्या पहुंच जाते हैं? 7वें आसमान पर पहुंच जाते हैं। और जब कोई आपसे पूछता है कि इस समय क्या चल रहा है, कौन सी तैयारी चल रही है, तो क्या हो जाते हैं? आप आग बबूला हो उठते हैं। ठीक है, तो ये आपका बी हो जाएगा। मैंने आसमान सिर पर उठा लिया। मैंने आसमान सिर पर उठा लिया, कोई बहुत बड़ा तीर मार देना। ठीक है। और मेरे प्राण सूख गए, तो शेर को सामने देखकर क्या हुए? मेरे प्राण सूख गए। तो 57 का आपका डी होगा। 58 कह रहा है कि सही मुहावरा है। पहला है नेत्रों में मिट्टी डालना, बी है आंखों में रेत फेंकना, सी है आंखों में धूल झोंकना, डी है आंखों में कचरा डालना। आप लोग गेस करिए। ये तो सभी लोग जानते हैं कि सही मुहावरा है। किसकी बात कर रहा है? कि सही मुहावरा है। तो कौन सा होगा? सभी लोग जानते हैं कि आंखों में धूल झोंकना। ठीक है। आंखों में धूल झोंकने का मतलब कैसे हुआ? कि रामू के पिता रामू पे भरोसा कर रहे थे और वो पढ़ के ना क्या कर रहा था? घुमाई कर रहा था। आंखों, पिताजी की आंखों में क्या कर रहा था? धूल झोंक रहा था। ठीक है। अब 59 है हाथ ना आना। इस मुहावरे का निकटतम अर्थ क्या है? पहला पकड़ में ना आना, बी बहुत बड़ा होना, सी हाथों का व्यायाम करना, डी हाथ फैलाना। 59 का तो जो है वो हाथ ना आना का मतलब क्या होता है? पहला होगा आपका पकड़ में ना आना। जैसे क्या, कौन सी मूवी का गाना है कि मैं तेरे हाथ ना आऊंगी अगर, तो क्या है? हाथ ना आना का मतलब होता है कि पकड़ में ना आना। ठीक है। 60 क्वेश्चन आपका क्या है कि 60 कह रहा है, सॉरी, 60 कह रहा है सिर फिर जाने का अभिप्राय है। पहला चक्कर आना, बी अहंकारी हो जाना, सी सर दर्द हो जाना, डी पीछे मुड़कर देखने लगना। तो 60 का जो है आप लोग गेस करिए। दो, सिर फिर जाना का अर्थ क्या होगा? अहंकारी हो जाना। क्या हो जाएगा? अहंकारी हो जाना। तो अहंकारी जब कोई हो जाता है तो क्या करता है? पीछे मुड़कर नहीं देखता है, वो अपना सर कहाँ? आसमान में उठा के चलता है। तो क्या होगा आपका? डी होगा, पीछे मुड़कर देखने लगना। सिर फिर जाने का मतलब अभिप्राय क्या है? पीछे मुड़कर देखने लगना। तो चक्कर आ जाने का मतलब कमजोरी आ जाना, अहंकारी हो जाने का मतलब घमंडी हो जाना, सर दर्द हो जाना। जिसे मान लो कोई आपने नया रूम पार्टनर रख लिया है और वो बार बार आपको हमेशा समस्या में ढकेलता रहे, तो क्या होगा? आप कहेंगे कि सर दर्द हो गया है। ठीक है। तो सर दर्द हो जाना। सिर फिर जाने का अभिप्राय होगा कि पीछे मुड़कर देखने लगना। ठीक है। अभी थोड़ा ये थोड़ा मेरा वो हो गया था कि हाँ, पीछे मुड़कर देखने लगना। ठीक है। लेकिन अगर सिर फिर जाने, चक्कर आ जाना, अहंकारी हो जाना, सिर फिर जाना, चक्कर आ जाना, पीछे मुड़कर देखने लगना। देखिए, सिर फिर जाने का जो अर्थ होगा, जो निकटतम अर्थ होगा, वो हो जाएगा अहंकारी हो जाना। बाकी इस क्वेश्चन को मैं देखूंगा एक बार। ठीक है। और हाँ, पिछले टेस्ट का जो है एक क्वेश्चन आप लोगों का रह गया था। आप लोगों ने कहा था बताने के लिए कि दबाव को कम करने में परीक्षाओं में सफलता के लिए आवश्यक है। तो इसमें आपका जो आंसर आया था, कौन सा आया था? कि पहला आया था, कम अवधि की परीक्षाओं में अंतरण। तो कुछ लोगों ने कमेंट किया था कि सर जो है 28 का थोड़ा उदाहरण देके समझाइए। देखो, अंतरण का मतलब आप लोगों को अंतरण का नहीं समझ, तो अंतरण का मतलब अगर मैं हिंदी में बताऊं तो होता है ट्रांसफर या स्थानांतरण। देखो, अगर कम अवधि की परीक्षाओं, देखो अगर कोई बच्चा सीखता है, ठीक है, अगर कोई बच्चा सीखता है और उसकी हम तुरंत परीक्षा करवाते हैं या 2 दिन बाद या 3 दिन बाद परीक्षा करवाते हैं और कम अवधि की, मान लो कि जैसे मान लिया हमने क्लास में 10 मिनट का कोई एक 10 क्वेश्चन का टेस्ट कर दिया। ठीक है। और फिर इसके बाद में क्या किया? जैसे बच्चे ने टेस्ट खत्म किया, बच्चे ने जैसे ही टेस्ट खत्म किया, हमने क्या तुरंत एक अगला टेस्ट और क्या है? दे दिया। तो ये कह रहे हैं कि कम अवधि की परीक्षाओं में अंतरण, अर्थात कम अवधि की परीक्षाओं में क्या है? बदलाव हमें करना है। ठीक है। ये नहीं कि तुरंत अगर हम परीक्षा करवा रहे हैं इसके बाद में फिर हमें तुरंत चीज़ें नहीं करवानी है। हमें समय लेके, गैप लेके, बच्चे की सुविधा के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें करवानी ही है। बच्चे की सुविधा के अनुसार ही हमें परीक्षाओं का चुनाव करना है। ठीक है। क्योंकि छोटा बच्चा है। अगर हम कक्षा 1 से कक्षा 5 की बात कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम बार बार परीक्षा तुरंत करवा रहे हैं बच्चे की, तो बच्चा क्या होगा? दबाव में आ जाएगा, या बच्चा क्या है? उसके स्किप कर देगा या भूल जाएगा। तो इसलिए अगर हम बच्चों का टेस्ट करवा रहे हैं नियमित, तो हमें क्या करना है? एक उसमें अंतरण देके करवाना है या बदलाव करके करवाना है, ना कि तुरंत तुरंत चीज़ों को करवाना है।
ठीक है। तो इसका कोई मतलब नहीं, सिर्फ आपका इतना है, अंतरण का आप लोग अगर समझ लीजिए। इसे हम लोग ट्रांसफ़र, अगर इंग्लिश में हम बोलेंगे ट्रांसफ़र होता है या बदलाव होता है, ठीक है। तो कम अवधि की परीक्षाओं में अंतरण या बदलाव की बात कर रहा है, ठीक है। तो थैंक यू, और कल हम लोग अगले टेस्ट में मिलेंगे, और कल जो हमारा 20 क्वेश्चन होगा वो